आप सभी साथियों को जय भीम। भारत की धरती में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को सादर नमन करते हुए, जिसमें महान संत महामानव गौतम बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, संत कबीर साहेब, संत रविदास साहेब, गुलाम भारत में अपने बेटे को राजा बनाने वाले महान संत बाबा गुरु घासीदास जी, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी, उर्मी राजा, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले महान क्रांतिकारी वीर बिरसा मुंडा जी, स्वच्छ भारत के जनक संत गाडगे बाबा, भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्य और काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं रमेश जाटवर आज फिर आपके सामने एक महान संत के विचारधारा को लेकर आया हूँ, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की धरती में गिरौद नामक गांव में जन्मे महान क्रांतिकारी बाबा गुरु घासीदास जी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने मानवता का संदेश दिया, समता समानता बंधुता और भाईचारा का संदेश दिया, और उसी में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जन्मे महान क्रांतिकारी संत बाबा गुरु घासीदास जी भी एक इसी श्रेणी के विचारक रहे, जिनका जन्म 18 दिसंबर सन 1756 को गिरिपथ वर्तमान में गिरौद नामक गांव में हुआ, और इनके पिताजी का नाम मंगूदास और माताजी का नाम अमरौतीन है। इनकी पत्नी का नाम माता शुभ्रा है और इनके 5 संतान हुए। साथियों, बाबा गुरु घासीदास को अक्षर ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं की। इनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 5 बच्चों के नामकरण को यदि हम एनालिसिस करें तो हमको ये समझ आता है कि बाबा गुरु घासीदास को निश्चित ही अक्षर का ज्ञान रहा होगा। बाबा गुरु घासीदास कल्पनाशील थे, मनन करते थे, और बाबा गुरु घासीदास अपने बच्चों के नामकरण करते हुए हिंदी वर्णमाला के अ, ब और स अक्षर का प्रयोग किया। और कैसे किया? उनका पहला पुत्र का नाम अमरदास, हिंदी वर्णमाला के अ अक्षर से अमरदास। दूसरे पुत्र का नाम उन्होंने हिंदी वर्णमाला के ब अक्षर का बालकदास। तीसरे पुत्र का नाम अ अक्षर से आगरदास रखा। चौथे पुत्र का नाम फिर अ अक्षर से अड़गड़िया दास रखा, और 5वें नंबर की जो उनकी पुत्री थी, उनका हिंदी वर्णमाला में स अक्षर से सुभद्रा रखा। बाबा गुरु घासीदास को हम कैसे बोल सकते हैं कि इनको ज्ञान नहीं था? बाबा गुरु घासीदास की विद्वता इसी से समझ आती है कि उन्होंने हिंदी वर्णमाला के अ, ब, स अक्षरों का प्रयोग करके अपने बच्चों का नामकरण किया। बाबा गुरु घासीदास का ये जो संग्राम है, समानता का संग्राम है, आज पूरे देश में और विश्व में फैल चुका है। पूरे विश्व के लोग बाबा गुरु घासीदास को जानना चाहते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी का जो हमारा संग्राम है, यह 1820 से पता चलता है। यदि हम तमाम लेखों, गजेटर्स को, अंग्रेजों को गजेटियर्स को अध्ययन करें, तमाम अंग्रेज राइटरों के बुक्स को पढ़ें, तो हमको 1820 से बाबा गुरु घासीदास जी का संघर्ष पता चलता है। लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी का संघर्ष 1820 से चलता है, 1820 से पता चलता है। लेकिन विडंबना देखिए कि इसी देश में 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव का युद्ध भी हुआ है, और उस युद्ध को लड़ने वाले इसी देश के 500 महारव परिया जो अछूत जाति के लोग हैं, ये लोगों ने लड़ा, और इनके लड़ने से पूरे देश भर में जो अछूत जाति के लोग हैं, उनका शूद्र समाज का मनोबल बढ़ गया। शूद्र समाज को भी लगा कि संख्या कोई मायने नहीं रखती है। यदि आपका विचारधारा, आपका उद्देश्य महान है, और यदि आप उसमें ताकत से खड़े हैं, तो संख्या कोई मायने नहीं रखता, आपकी विजय निश्चित है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बात कहा कि जब न्याय आपकी ओर हो तो आपके युद्ध में मुझे हारने के कोई कारण नजर नहीं आते। युद्ध हमारे लिए खुशी का मामला है। हमारा युद्ध हमारी स्वतंत्रता के लिए है तथा मानवीय भावना के पुनरुद्धार के लिए है, जिसे मनुवादी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा कुचला और नष्ट किया गया और आगे भी कुचला और नष्ट किया जाता रहेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है। इसलिए यदि आप संघर्ष करते हैं तो आपकी विजय निश्चित है। बाबा गुरु घासीदास जी ने भी भीमा कोरेगांव के सन 1818 के वो जो संग्राम को सुना होगा, क्योंकि उस संग्राम का चर्चा पूरे देश में फैला, तो बाबा गुरु घासीदास जी को भी इस बारे में पता चला और तब उन्होंने 1820 से अपने आंदोलन को उग्र किया। उन्होंने भी सोचा कि संख्या कोई मायने नहीं रखती है, मैं अकेले कर सकता हूँ। इस तरह बाबा गुरु घासीदास जी ने इस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की धरती में मनखे मनखे ल एक बरोबर का आंदोलन किया। क्या आंदोलन किया? मनखे मनखे ल एक बरोबर। इस बात को हमारे वो भाई समझे जिन लोग छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देना चाहते हैं, और बाबा गुरु घासीदास जी का नारा छत्तीसगढ़ी में था, मनखे मनखे ल एक बरोबर। लेकिन कालांतर में वो नारा क्या हो गया? मनखे मनखे एक बरोबर। ल को हटा के एक कर दिया गया, मनखे मनखे एक बरोबर। मतलब हमारा आंदोलन मनखे मनखे ल एक बरोबर होने का अब खत्म होके मनखे मनखे एक बरोबर का आंदोलन हो गया। और मनखे मनखे एक बरोबर का मतलब आप समझ रहे हैं कि जाति पाति के हिसाब से कोई ऊंच नीच नहीं है। क्या बाबा गुरु घासीदास सिर्फ मनखे मनखे एक बरोबर करने का आंदोलन किए होंगे? क्या बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन सिर्फ जात पात और छुआछूत को खत्म करने का रहा होगा? साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन जात पात छुआछूत को खत्म करने का ही एकमात्र आंदोलन नहीं था। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन मनखे मनखे ला एक बरोबर, मतलब सबको बराबर हक और अधिकार का आंदोलन था। बाबा गुरु घासीदास जी को प्रेरणा मिला उस आंदोलन से भीमा कोरेगांव, जिनमें स्वाभिमान के लिए लड़ा गया। और उस आंदोलन को अंग्रेज लिखता है, द बैटल ऑफ कोरेगांव वाज फाउट 1 जनवरी 1818 बिटवीन दी ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड दी पेशवा महाराज। पेशवा, ये अंग्रेज लिखता है। ये अंग्रेज लिखता है कि कोरेगांव में, भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ उसमें पेशवा और महारों के बीच में, सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ, बैटल हुआ। गुरु घासीदास जी को भी यहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे भी समाज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन किया। ये संग्राम बहुत उग्र था बाबा गुरु घासीदास जी का, लेकिन अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज इधर समझ नहीं पा रहे थे। भीमा कोरेगांव के संग्राम में जब अछूतों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेजों को लगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स को लगा कि मुझे इस देश में शूद्र समाज अछूतों की शिक्षा के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। इधर बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन चल रहा था, उधर अंग्रेजों का सकारात्मक भाव इस समाज के ऊपर आया, और अंग्रेजों के सकारात्मक भाव का ही परिणाम था कि बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को एक अंग्रेज समझना चाहे। लेकिन बहुत विचित्र है, बाबा गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ी जानते थे। बाबा गुरु घासीदास न हिंदी जानते थे न अंग्रेजी जानते थे। उधर उल्टा अंग्रेज न हिंदी जानते थे न छत्तीसगढ़ी जानते थे। जब वे हिंदी नहीं जानते, जब वे इंग्लिश नहीं जानते, जब वो हिंदी नहीं जानते, जब वो छत्तीसगढ़ी नहीं जानते, तो इस संघर्ष को, बाबा गुरु घासीदास जी के इस संघर्ष को आखिर अंग्रेज कैसे समझे होंगे? तो तमाम परिणाम को देखते हुए यह आज कहा जा सकता है कि ये जो हमारे आस्थागत कारणों से है, बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में बोला जाता है कि बाबा गुरु घासीदास 6 महीना छाता पहाड़ में तपस्या की।
12 गाड़ा लकड़ी को इकट्ठा किए और 12 गाड़ा लकड़ी को जला के बीच में बैठ के तपस्या किए और 6 महीने तपस्या करने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी को ज्ञान मिला। और कौन सा ज्ञान मिला? तो सत्य का ज्ञान मिला। लेकिन तमाम रिजल्ट को, परिणाम को और घटनाक्रमों को जोड़ के यदि हम देखें तो हमको समझ आता है कि बाबा गुरु घासीदास को अंग्रेज लोग बाबा गुरु घासीदास के उग्र आंदोलन को समझने के लिए, उस समय हम मध्य भारत में थे और मध्य भारत का राजधानी, सेंट्रल पोजीशन का राजधानी नागपुर था। बाबा गुरु घासीदास जी को अंग्रेज लोग निश्चित मान के चलिए नागपुर बुलाए, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी को पता था कि मैं छाता पहाड़ के रास्ते पैदल जाऊंगा और जाके आने में मुझे 6 महीना का समय लगेगा। बाबा गुरु घासीदास अपने साथियों को बोले कि मुझे जाके आने में 6 महीना का समय लगेगा और 6 महीना बाद आप लोग ठीक इसी जगह उपस्थित होना। बाबा गुरु घासीदास कब गए? यदि गजेटियर को हम पढ़ते हैं तो बाबा गुरु घासीदास 28 जून 1820 को छाता पहाड़ के रास्ते गए और 6 महीना बाद ठीक 28 दिसंबर 1820 को उसी गिरिपद के नीचे, गिरौद में वर्तमान के गिरी मतलब पहाड़, पद मतलब पहाड़ के नीचे, गिरिपद के नीचे ठीक बाबा गुरु घासीदास 6 महीना बाद 28 दिसंबर सन 1820 को उपस्थित हुए। और उस समय इस मैदानी छत्तीसगढ़ से लगभग 2.5 लाख लोग बाबा गुरु घासीदास जी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। बाबा गुरु घासीदास 6 महीना बाद वहां से वापस आए। बाबा गुरु घासीदास जी को 2.5 लाख लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे मनखेला एक बरोबर के आंदोलन को इस देश में जो अंग्रेजी शासक हैं वो समझे कैसे होंगे? तो तमाम घटनाक्रम को अध्ययन करने से समझ आता है कि मनखे मनखेला एक बरोबर को सबसे पहले हिंदी में उन लोगों ने कन्वर्ट किया। मनखे मनखेला एक बरोबर तल्ला को हटा के को कर दिया गया। मनखे मनखे को एक बरोबर और मनखे मनखे को लिख देने से इसका अर्थ हिंदी में आ जाता है, सिर्फ को लिख देने से। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कराया। तो इंग्लिश में जैसे इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो मैन टू मैन इक्वलिटी होता है। अंग्रेजों को शायद समझ आ गया कि ये गुरु घासीदास जी हैं, ये मैन टू मैन इक्वलिटी चाहते हैं, मतलब लोगों में बराबरी चाहते हैं, लोगों को बराबर का हक अधिकार मिले चाहते हैं। अंग्रेजों ने विश्लेषण किया कि क्या चीज नहीं है जो गैर बराबरी है। बाबा गुरु घासीदास के अनुसार उस समय न शिक्षा था, न रोजगार था और न ही स्वास्थ्य था। साथियों, यदि शिक्षा का अधिकार रहता तो बाबा गुरु घासीदास अनपढ़ नहीं रहते। यदि स्कूल कॉलेज होते तो बाबा गुरु घासीदास निश्चित मान के चलिए स्कूल गए होते। यदि रोजगार रहता तो बाबा गुरु घासीदास गिरौद के गोपाल मरार के घर काम नहीं करते रहते, रोजगार करते। यदि स्वास्थ्य सुविधा रहता तो बाबा गुरु घासीदास और उनके पिताजी को आसपास के क्षेत्र के लोगों को जड़ी बूटी दे के उनके बीमारियों का इलाज नहीं करना पड़ता। मतलब क्या नहीं था हमारे पास? शिक्षा नहीं था, रोजगार नहीं था और स्वास्थ्य नहीं था। बाबा गुरु घासीदास के इन 3 बातों को अंग्रेजों ने माना। इस 3 बातों को माना और उन्होंने सहमति दिया कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उधर भीमा कोरेगांव आंदोलन के बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी इस बात को विचार किया कि हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इधर बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे मनखेले एक बरोबर के आंदोलन की वजह से बाबा गुरु घासीदास के बाद को भी अंग्रेजों ने विचार किया कि शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास जी के इस आंदोलन के बाद ही 1825 में शिक्षा आयोग बना। बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति इस देश में आई। तो लॉर्ड मैकाले जी की पाश्चात्य शिक्षा को, उनके प्रस्ताव को 1835 में इस देश में लागू कर दिया गया। साथियों, यदि बाबा गुरु घासीदास मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन नहीं चलाते तो हो सकता है उस समय जो शिक्षा का हमको अधिकार मिला वो बहुत देर में मिलता। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन देखिए, मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन।
लेकिन इतने सालों बाद आज चतुर लोग बाबा गुरु घासीदास जी के मूल आंदोलन मनखे मनखेला एक बरोबर के आंदोलन को बदल के मनखे मनखे एक बरोबर कर दिया है। मतलब पूरा बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वालों का माइंडसेट कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन चलाते रहिए। मतलब पूरे जीवन भर मनखे मनखेला एक बरोबर बोलते रहिए और करते रहिए। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी को आज 250 साल से ज्यादा हो गया। यदि मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन बाबा गुरु घासीदास जी का रहता तो आज देश में मनखे मनखे सब एक बरोबर हो गए रहते। तो ये इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि ये आंदोलन बाबा गुरु घासीदास जी का था ही नहीं। बाबा गुरु घासीदास का मेन आंदोलन मनखे मनखेला एक बरोबर अर्थात मैन टू मैन इक्वलिटी इन इंडिया था। इस आंदोलन को कितने लोग समझे? इस आंदोलन को कितने लोग समझना चाहते हैं? इस आंदोलन को कितने लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं? आज हमें एनालिसिस करने की जरूरत है। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जब 6 महीना बाद 28 दिसंबर सन 1820 को गिरिपद के स्थान पे इकट्ठा हुए, उपस्थित हुए, तो उस समय 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे बाबा गुरु घासीदास जी को सुनने के लिए। तो क्या ये 2.5 लाख लोग सब सतनामी थे? क्या 5 लाख में 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए मतलब 50% लोग सतनामी थे? तो ऐसा नहीं है। बाबा गुरु घासीदास जी को सुनने के लिए उस समय सभी जाति धर्म के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और बाबा गुरु घासीदास जी के विचार को सुन के उन लोगों ने सत्य की नीति को अपनाया और उन्हीं लोग जिन लोग सत्य की नीति को, 7 बात को बाबा गुरु घासीदास जी के माने, वही लोग सतनामी हुए। अर्थात सतनामी कोई जाति नहीं है, यह नीति को स्वीकार करने वाले लोगों को सतनामी बोला जाता है। बाबा गुरु घासीदास जब गिरिपद में 28 दिसंबर 1820 को उपस्थित हुए तो उस समय 2.5 लाख लोग उपस्थित हुए और बाबा गुरु घासीदास जी ने वहां उपस्थित होके उपस्थित जन समूहों को कहा कि मैं तुम्हारे लिए 3 अधिकार लेके आया हूँ। पहला अधिकार शिक्षा, दूसरा अधिकार रोजगार, तीसरा अधिकार स्वास्थ्य। और ये 3 अधिकार तुमको तब मिलेंगे जब तुम मेरी 7 बात को मानोगे। वो 7 बात कौन थे? बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 3 अधिकार लाए हैं, लेकिन ये 3 अधिकार तुमको तब मिलेंगे जब तुम मेरे 7 बात को मानोगे। तो पहला बात था मदिरा का सेवन नहीं करना, दूसरा था मांस नहीं खाना, तीसरा था जीव हत्या नहीं करना, चौथा था पर नारी को माँ बहन समझना, 5वां था संपूर्ण सामाजिक समानता करना, 6वां था दोपहर बाद हल नहीं चलाना और गायों को हल में नहीं जोड़ना, और 7वां था सत्य को मानना, सत्य का प्रचार करना, सत्य को धारण करना अर्थात झूठ नहीं बोलना। साथियों, जितने लोगों ने इन 7 बातों को माना, बाबा गुरु घासीदास जी ने ये 7 नीति जो दिया, इन नीतियों को जितने लोगों ने माना उनको ही बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनामी कहा और जिन लोग इस बात को स्वीकार किए वो लोग सतनामी हुए। बाबा गुरु घासीदास जी ने क्यों कहा कि मदिरा नहीं पीना है? क्या बाबा गुरु घासीदास जी ने कोई नया बात कहा? उन्होंने वही बात कहा जो समाज के लोग करते थे। उस समय भी शराब पीते थे लोग, आज भी लोग शराब पी रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के बात को लोग उस समय माने, लेकिन आज लोग नहीं मान रहे हैं। मांस नहीं खाना, जो मदिरा पिएगा वो मांस खाएगा। बाबा गुरु घासीदास जी को पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मांस का सेवन नहीं करना है। जो मदिरा पिएगा वो मांस खाएगा और जो मांस खाएगा वो जीव हत्या करेगा। उस समय भी लोग जीव हत्या करते थे, आज भी लोग अपने हित के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने मदिरा नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जीव हत्या नहीं करना बोले। और चौथा उन्होंने क्या बोला कि जो ये तीनों अवगुण करेगा वो निश्चित मान के चलिए कि चौथा उसमें दोष आने की संभावना रहती है। इसलिए उन्होंने वर नारी को माँ बहन समझना
और पांचवा बोला है कि संपूर्ण सामाजिक समानता आपको अपनाना है, मतलब आपको जात पात ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं करना है, ये बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा। और छठवां कहा कि दोपहर बाद हल नहीं चलाना है और हल में गायों को नहीं जोतना है। और सातवां कहा कि सत्य का पालन करना है, सतनाम को धारण करना है, झूठ नहीं बोलना है। लोग उस समय भी झूठ बोलते थे, लोग आज भी झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बाबा गुरु घासीदास जी ने ये 7 नीति लोगों के सामने रखा, और जितने लोगों ने बाबा गुरु घासीदास जी के 7 नीति को माना वो सभी को सतनामी बोला जाता है। क्या बाबा गुरु घासीदास जी के 7 बात को लोग आज मानते हैं? क्या बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोग और उनकी बात को मानने वाले लोग क्या इन 7 बात को मानते हैं? क्या लोग आज शराब नहीं पीते? क्या लोग आज मांस नहीं खाते? क्या लोग आज जीव हत्या नहीं करते? क्या लोग झूठ नहीं बोलते? क्या आज लोग छुआछूत गैर बराबरी नहीं करते? तो आज भी लोग बाबा गुरु घासीदास के बताए हुए बात को नहीं मान रहे हैं। आपसे अपील है कि बाबा गुरु घासीदास जी की इन 7 बातों को मानिए। और ये 7 बात को उन्होंने कब बोला? 1820, 28 दिसंबर 1820। कल्पना करिए बाबा गुरु घासीदास जी का उम्र क्या था जब उन्होंने आपके लिए हमारे लिए संघर्ष किया। सन 1756 और सन 1820 में उनका संघर्ष पता चलता है, मतलब 64 साल की उम्र में बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन पता चलता है। जी बाबा गुरु घासीदास जी ने 64 साल की उम्र में समाज के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया। आज हमारे लोग नौकरी पाके 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद बोलते हैं कि अब तो मैं थक गया हूं, अब मैं कोई काम का नहीं हूं। यदि बाबा गुरु घासीदास भी ऐसा सोचे रहते कि मैं थक गया हूं, अब कोई काम कर नहीं रहा, तो कल्पना करिए कि आज आपकी और हमारी दशा क्या रहती। साथियों, काम करने के लिए उम्र नहीं चाहिए, काम करने के लिए जज्बा और जुनून और जज्बात चाहिए, जो उम्र से नहीं आती है, सोच से आती है। बाबा गुरु घासीदास जी ने ये हमें 7 नीति दिया, जिसमें उन्होंने चौथा और 5वां महत्वपूर्ण एक बात और कहा कि दोपहर बाद हल नहीं चलाना है, गायों को हल में नहीं जोतना है, क्योंकि वो महिला जाति का सम्मान चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बात कहा। दोपहर बाद हल नहीं चलाना है, क्यों बोला? कभी आप विश्लेषण करते हैं, कभी समाज इस बात को जानने का प्रयास किया कि बाबा गुरु घासीदास दोपहर बाद हल नहीं चलाना है क्यों बोले? साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी ने दोपहर हल नहीं चलाने के पीछे 2 कारण बताया। उसमें पहला कारण यह है कि यदि दोपहर बाद आप हल चलाते हैं, मतलब सुबह से गए हैं और शाम तक हल चलाते हैं, इसका मतलब यह है कि दोपहर में हमारी घर की बहन बेटियां रोटी और बाटी और खाना लेके आपके लिए खेत में जाती हैं, तो उनके साथ जो जालिम लोग हैं वो अत्याचार करते हैं। इसलिए दोपहर बाद आपको हल नहीं चलाना है, घर आ जाना है। तो उत्पीड़न से बचाने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ने इस बात को कहा। और दूसरा, दोपहर बाद हल नहीं चलाना है, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ने दोपहर बाद हल नहीं चलाना बोले हैं। और दोपहर बाद हल चलाना मतलब बंधुआ मजदूरी। वो कैसे बंधुआ मजदूर हुआ करते थे उस समय? अंग्रेजों के जमाने में ये जो कच्चा नांगर और पक्का नांगर चलता था, कच्चा नांगर और पक्का नांगर का मतलब 4 बैल का 2 जोड़ी नांगर, 4 बैल का जो नांगर बनता, 2 नांगर बनता, उस 2 नांगर को कच्चा नांगर बोलते थे, और 8 बैल के 4 जोड़ी नांगर को पक्का नांगर बोलते थे। और जो एक जोड़ी बैल का नांगर रखता था, मतलब 2 बैल का नांगर जो रखता था, उसको टैक्स में नहीं गिनते थे। अंग्रेज लोग जिनको भी टैक्स वसूली की जिम्मेवारी दिए थे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स जबरन वसूलते थे। तो ये जो टैक्स की चोरी भी ये लोग, किसान लोग, जो जमींदार लोग थे, वो लोग करते थे। कैसे करते थे कि 8 बैल का 4 जोड़ी नांगर बनाते थे और एक मजदूर रखते थे, जो सुबह 6 बजे जाता था और 6 बजे से हल जोतते जोतते शाम को 6 बजे तक वो हल जोतता था। मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पश्चात 12 घंटा हल जोतता था। और कैसे जोतता था कि 4 जोड़ी का जो
नांगर था, 4 नांगर, मतलब 8 बैल का 4 नांगर। तो प्रथम 3 घंटा एक जोड़ी को जोतता था, उसके बाद उसको ढील देता था, नेक्स्ट जोड़ी को फिर लाके 3 घंटा जोतता था, 3 घंटा बाद उसको ढील देता था, नेक्स्ट फिर तीसरा जोड़ी को लाता था, फिर 3 घंटे जोतता था, नेक्स्ट चौथा जोड़ी को लाता था, फिर 3 घंटा जोतता था। मतलब एक मजदूर और 4 नांगर को दिन भर जोतता था। मतलब वह व्यक्ति बंधुआ मजदूर था। तो आप दोपहर बाद हल चलाएंगे, मतलब वह हमारा व्यक्ति बंधुआ मजदूरी हो गया, बंधुआ मजदूरी कर रहा है। तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी बाबा गुरु घासीदास जी ने दोपहर बाद हल नहीं चलाना बोले। अब कच्चा नांगर किसको बोलते थे? 4 बैल के 2 जोड़ी नांगर होता था, उसको कच्चा नांगर बोलते थे। इसका टैक्स कम वसूलते थे। मतलब जिसके खेत में 2 नांगर चल रहा है, मतलब वो छोटा किसान है, और जिसके खेत में 4 नांगर चल रहा है वो बड़ा किसान है। तो बड़ा किसान अपने आप को घोषित करने से बचाने के लिए जमींदार लोग एक व्यक्ति से दिन भर नांगर जोतवाते थे। इस तरीके से कच्चा नांगर और पक्का नांगर उस समय चलता था, जिससे बाबा गुरु घासीदास हमारे लोगों को बचाना चाहते थे, बहुपेटियों को बचाना चाहते थे। अब ये कच्चा नांगर और पक्का नांगर की कहानी मैं ये आपको ये बुक बता रहा हूँ। ये बुक ये छत्तीसगढ़ अभिलेख 50, इस बुक का नाम है छत्तीसगढ़ अभिलेख 50। ये छत्तीसगढ़ में ये छपा है 1 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। इसके संपादक एवं अनुवादक डॉक्टर प्रभुलाल मिश्र एवं आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र हैं। इस बुक का कीमत 1500 है। इस बुक में पेज नंबर 237 से लेके पेज नंबर 240, 237 से लेके 240 तक इस कच्चा नांगर और पक्का नांगर की कहानी को लिखा है। आप इस बुक को कहीं से भी लेके पढ़ सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन ऐसा ही नहीं चला है। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन इस क्षेत्र में समाज में समान भागीदारी, समान हिस्सेदारी की लड़ाई उन्होंने लड़ा है। बाबा गुरु घासीदास ने इस धरती में 3 आंदोलन चलाए। पहला संघर्ष किया, दूसरा समन्वय बैठाया और तीसरा सिद्धांत को लागू किया। 1820 से लेकर 1830 का उनका जो संग्राम था, समाज में मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन था। मतलब हर प्रकार से हमारे लोगों को बराबरी का हक और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और बाबा गुरु घासीदास जी का इतना उग्र आंदोलन हुआ कि 6 जून 1830 को अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ को छोड़ के जाना पड़ा और बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन पर्यंत अर्थात 1850 तक पुनः देशी शासन की नींव डालनी पड़ी। मतलब छत्तीसगढ़ स्वतंत्र बाबा गुरु घासीदास ने कब किया? 6 जून 1830 को बाबा गुरु घासीदास जी के प्रचंड आंदोलन की वजह से यह छत्तीसगढ़ स्वतंत्र हुआ और अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा और पुनः देशी शासन की नींव डालनी पड़ी। क्या ये जो बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले हमारे लोग हैं, इस बात को जानते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ को आजाद कब कराया, किन परिस्थितियों में चलाया? आज से 200-250 साल पहले छत्तीसगढ़ को आजाद कराया। आज लोग बोलते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ को आजाद हुए, नया राज्य बने 20 साल हुआ है। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि बाबा गुरु घासीदास के इन ऐतिहासिक आंदोलन को इस देश के, इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के जो चतुर लोग हैं, जो लिखे पढ़े लोग हैं, आज तक दबा के रखे हैं। ऐसे लोग जान जाएंगे। बाबा गुरु घासीदास को जानने मानने वाले लोग बाबा गुरु घासीदास जी के मूल आंदोलन को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो निश्चित मान के चलिए परिवर्तन ले आएंगे। तो परिवर्तन आने में किनको भला है? तो परिवर्तन आने में उन तमाम मानवतावादी विचारधारा के लोगों को लाभ होगा जिन लोग बाबा गुरु घासीदास की समतामूलक बात को समझते हैं। और नुकसान किसको होगा? जिन लोग समतामूलक समाज की स्थापना के विरोध में हैं, ऐसे लोगों को भारी पैमाने पे नुकसान होगा। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि बाबा गुरु घासीदास जी का मूल आंदोलन समाज उसको जाने और समझे। आपसे अपील है कि बाबा गुरु घासीदास जी के मूल आंदोलन समन्वय, संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत को पढ़िए। आर.वी. रसेल को पढ़िए, हीरालाल शुक्ल जी को पढ़िए, एग्न्यू ग्रांड चिशोल्म को पढ़िए।
1867 को पढ़िए, 1967 को भी पढ़िए। बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन आपको गजेटियर में मिलेगा। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन बिलासपुर के गजेटियर में मिलेगा। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन सारे जगह मिलेगा यदि आप खोजेंगे तो। और बाबा गुरु घासीदास जी का मनखे एक बरोबर का आंदोलन निश्चित मान के चलिए हम और आप कामयाब कर सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को जात पात के आंदोलन में फंसा के मत रखिए। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन हक और अधिकार का आंदोलन है, समता स्वतंत्रता भाईचारा न्याय का आंदोलन है। और बाबा गुरु घासीदास जी के इसी आंदोलन के वजह से 1820 के बाद हमारे देश में शिक्षा सभी जाति धर्म के लोगों को देने का विचार आया, सभी लोगों को रोजगार देने का बात आया। अर्थात बाबा गुरु घासीदास जी ने अंग्रेजों से जो सहमति बना के आया था कि रोजगार होना चाहिए, तो बाबा गुरु घासीदास जी ने लोगों में जमीन का बंटवारा किया। जेकर बोनी होकर खेती, ये बाबा गुरु घासीदास जी का नारा था। तो उस समय लोगों ने, जितने लोग बाबा गुरु घासीदास जी के बात को माने, सारे लोग जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उसमें कब्जा किया, जिसमें 362 लोग शतनामी मालगुजार बने। और बाबा गुरु घासीदास जी के पहले शतनामी मालगुजार कहीं भी नहीं था। तो बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन की वजह से वे लोग जिन लोग शतनामी नीति को स्वीकार करे, 362 लोग मालगुजार बने। और बाबा गुरु घासीदास जी के ही आंदोलन की वजह से इस देश में स्वास्थ्य सुविधा चालू हुआ। मतलब मिशनरी लोग अंदरूनी इलाके में स्वास्थ्य सुविधा मतलब हॉस्पिटल खोलना चालू किए, जिसके वजह से लोगों को उनकी बीमारियों से राहत मिली। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी के ही आंदोलन की वजह से गांव-गांव में मिशनरियों द्वारा राहत काल के नाम पे तालाब और कुओं का निर्माण कराया गया। आज भी गांव में स्थित है मिशनरियों द्वारा चलाए गए राहत काल से खोदे हुए कुएं और तालाब। तो हमको इनको बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि मनखेला एक बरोबर के आंदोलन को चलाने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ने संघर्ष किया। और उस संघर्ष को उन्होंने 1820 से लेकर 1830 तक किया। साथियों, इन महान आंदोलन को, संघर्ष को हमको समझना है। आज इस पाठ में बाबा गुरु घासीदास के लिए बस इतना ही। आगे की जो संघर्ष है बाबा गुरु घासीदास का 1830 से 40 और 1840 से 50, उसको मैं अगले पाठ में आपके सामने लेके आऊंगा। इस वीडियो को आपको यदि पसंद आए तो अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया में, अपने फेसबुक वाल में, अपने दोस्तों के पास, अपने घर परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाबा गुरु घासीदास जी के मनखेला एक बरोबर के आंदोलन को सबको समझाने में सहयोग करिए। धन्यवाद। जय सतनाम, जय भीम, जय भारत।